आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था। एक आवाज है तहसीलदार की और एक आवाज है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो चंद्रपाल सिंह यादव जी की आवाज आप ही की थी सर। हाँ हाँ, बिल्कुल हमारी थी। वो व्यक्ति कह रहा है कि सर अवैध काम हो रहा है, सर सरकार की छवि खराब हो रही है। सरकार तो आप ही की थी उस समय। आपका जवाब आता है वो जो पकड़ा है उसे छोड़ दो और 24 घंटे में तुमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 24 घंटे में मैं सबक सिखाऊंगा। और मात्र 24 घंटे के अंदर तहसीलदार गुलाब सिंह का ट्रांसफर हो जाता है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा में इस समय हम झांसी में हैं। और झांसी में जब आते हैं तो झांसी में बड़े नेताओं का जिक्र जब होता है तो उसमें चंद्रपाल सिंह यादव जी का नाम ज़रूर आता है। चंद्रपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के पुराने नेता, लोकसभा और राज्यसभा सांसद और इंटरनेशनल अलायंस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस साउथ ईस्ट और क्रिबको इनके चेयरमैन और प्रेसिडेंट उधर। सर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रपाल जी, मैं एक रस्मी सवाल पहले आपसे जानना चाहता हूँ। इसमें होता है कि हमको जानना चाहते हैं कि राजनीति में आना कैसे हुआ आपका। और ये कहा जाता है कि भाई चंद्रपाल सिंह से मिलिएगा तो उनसे पूछिएगा ज़रूर कि मोहन सिंह यादव जी कहाँ हैं आजकल, जो उनको राजनीति में लेकर आए थे। क्या सही है कहानी, ये मोहन सिंह यादव के समर्थन के साथ आप आए राजनीति में या क्या कहानी है? नहीं, हमारा मोहन सिंह से कोई संबंध नहीं है। अच्छा। ना हम कोई हमें मोहन सिंह राजनीति में लेके आए। हम जब यहाँ छात्र राजनीति में थे, पढ़ाई कहाँ से हुई सर? बुंदेलखंड कॉलेज झांसी में ही जब हम छात्र तब कानपुर राजनीति में यूनिवर्सिटी से थे। था ये? नहीं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी उसी समय बनी थी। ये 84-85 नहीं 74-75 में। अच्छा। हाँ, तो 75 में जब हम कॉलेज में गए, उस समय से हम जब छात्र राजनीति में थे तो लगभग 78 में हमारी आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी से मुलाकात हुई थी। वो प्रदेश के सहकारिता मंत्री थे, उनसे मुलाकात हुई थी और उनकी मुलाकात से हम बहुत प्रभावित हुए और उसके बाद हमारा लगातार उनसे संबंध बना रहा। और इस लंबे सफ़र में जो भी रहा वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद रहा और उनके आशीर्वाद से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, चुनाव लड़ने की कहानी क्या है? उसके बाद जो है 90s में जब यहाँ चूँकि गरौठा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में रहती थी और मैं समझता हूँ जब जनता पार्टी का चुनाव हुआ था 77 में जी। उस समय सब जगह कांग्रेस हार गई थी, लेकिन यहाँ भी जीती थी। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी, लेकिन गरौठा में वो जीती थी। तो गरौठा में मजबूत स्थिति में थी। राजा रणजीत सिंह जुदेव राजा समथर, हाँ, जो प्रदेश के मंत्री भी रहे थे, उनका ज़्यादा प्रभाव था और सरकार का दबदबा था। इसलिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमें सलाह दी थी कि तुम जो है यहाँ से चुनाव लड़ो और तुम्हें हम जो है सहयोग करेंगे। उनके निर्देश पे ही जो है हम यहाँ से चुनाव लड़े थे पहली बार और लगभग 2 चुनाव हम हारे भी उनसे। इसके बाद फिर हम चुनाव जीते विधानसभा का। हाँ। अच्छा, जब ये बात आती है कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव की बात आती है तो 2016 का वो बहुत बड़ा जो पीरियड था जिसमें समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के हाथ से निकल के अखिलेश यादव के हाथ में जा रही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोस्ट के नज़रिए से देखें तो उस समय कहा जाता है कि पिता और बेटे का जो डिस्प्यूट था, उसमें जो बहस चल रही थी दोनों लोगों में, उसमें चंद्रपाल सिंह यादव जो मुलायम जी के करीबी थे, उनको साइड अपना स्विच करना था, उनको आना था अखिलेश जी की तरफ। लेकिन उन्होंने 1-2 दिन का समय लिया और फिर
लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, 2 दिन का समय लिया, उसके बाद ऐलान किया कि हम अखिलेश जी के साथ रहेंगे। नहीं, हमारा देखिए इस परिवार से बिल्कुल हमने बताया जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से जुड़े होने के कारण हमारा पूरी तरीके से पारिवारिक रिश्ता रहा है, और हम लोगों को इस बात की तकलीफ थी कि जब पार्टी में इस तरीके की गतिविधियां चल रही थी, हम लोगों ने ये प्रयास भी किया था कि पार्टी में कहीं भी किसी भी प्रकार से डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो माननीय अखिलेश यादव जी, जो आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपनी बुद्धिमत्ता से वहाँ पार्टी के ये विभाजन को बचाने का प्रयास किया, हम लोग उसी समय से लगातार अखिलेश यादव जी के साथ जाने का निर्णय लिया था और उन्हीं के साथ थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी संरक्षक के हैसियत से उसी समय उनको रखा गया था, तो वो संरक्षक की हैसियत से थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्या सपा में भी मार्गदर्शक मंडल बन गया है क्या? नहीं, ये सही है कि नौजवानों को विशेष अवसर मिलना चाहिए। जब नौजवान कोई पार्टी में सक्रिय होता है, लीडर होता है, तो पार्टी भी नौजवान दिखती है। आज अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पार्टी बिल्कुल जवान दिखती है और नौजवानों में उनका आकर्षण भी है। नौजवान बहुत पूरी ताकत के साथ हमारे साथ लगे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, ये कई चीज़ों से, कई नेताओं से मैं मिल के आ रहा हूँ, तो उन्होंने जो कहा मुझे लगता है आपसे ही पूछना चाहिए, क्योंकि आप उस परिवार के भी करीबी हैं। पार्टी में भी डिसीजन कौन लेता है? क्योंकि एक समय था जिस समय पार्टी में डिसीजन मुलायम सिंह यादव लेते थे, शिवपाल सिंह यादव लेते थे, राम गोपाल यादव लेते थे, आजम खान लेते थे, और अखिलेश से कहा जाता है, अखिलेश से बस पूछ भी लिया जाता था, वही बहुत बड़ी बात थी। ये बात सही है? सही है कि नहीं? नहीं, ये बात तो जब तक माननीय नेताजी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या प्रदेश के मुख्यमंत्री जब रहे, तो स्वाभाविक है उनको निर्णय लेना। उन्होंने ये 4 लोग भी इन्वॉल्व थे इसमें? हाँ, तो कलेक्टिव निर्णय होता था। अभी कौन लेता है सर पार्टी में निर्णय? अभी ये क्योंकि मैं अभी हरिओम यादव जी से मिलके आ रहा हूँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, हरिओम यादव जी से मिलके आ रहा हूँ, जो पहले समाजवादी पार्टी में ही थे, अब बीजेपी में चले गए। वो भी बोलते हैं कि बीजेपी चले गए, लेकिन वो इतना जरूर कहते हैं कि अभी पार्टी में सारा निर्णय राम गोपाल जी लेते हैं, प्रोफेसर साहब लेते हैं। क्या है सर, अभी पार्टी कैसे चल रही है? वो ठीक है, कलेक्टिव निर्णय जो हो सकता है कि तमाम लोगों की सलाह ली जाए, तमाम लोगों से बात की जाए, लेकिन निर्णय पूरी तरीके से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ही लेते हैं। आप सपा के नेशनल ट्रेजरर भी रहे हैं? जी हाँ। अमर सिंह के करीबी भी? नहीं, हम माननीय मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे, हम किसी के करीबी नहीं रहे। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी में जितने लोग रहे, हम उनके सबके करीबी रहे। यहाँ पे झांसी में, इस इलाके में, मतलब बुंदेलखंड में कहें तो सपा के पास 2 बड़े नेता हैं, एक चंद्रपाल सिंह यादव और एक दीप नारायण सिंह यादव। चंद्रपाल जी के बारे में कहा जाता है, चंद्रपाल जी ही दीप नारायण सिंह को पॉलिटिक्स में लेकर आए। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में दीप नारायण सिंह पॉलिटिक्स में आते हैं। लेकिन अभी स्थिति ये है कि दोनों लोग की गाड़ी एक दूसरे का रास्ता तक नहीं काटती, दोनों लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। इतने 2 पावर सेंटर हैं कि दोनों में लगातार रस्साकशी चलती रहती है। क्या समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड में जो नुकसान उठा रही है, 17 में 19 में से 19 सीटें भाजपा की झोली में गई, बुंदेलखंड रीजन के 7 राज्यों को अगर 7 जिलों को मिला लें अगर, तो क्या आप इसको कैसे देखेंगे कि क्या इस रस्साकशी की वजह से समाजवादी पार्टी को झांसी में, बुंदेलखंड में नुकसान हो रहा है सर? नहीं, ये देखिए बिल्कुल नितांत गलत और बिल्कुल पूरी तरीके से निराधार बात है। कभी इस तरीके की पार्टी में ना तो कोई बात आई है। पार्टी में ठीक है, दीप नारायण सिंह जी जो है जूनियर हैं, हमारे नेतृत्व में उन्होंने काम भी किया है, ये सही है। लेकिन जब वो 2 बार विधायक रह चुके हैं,
और काफ़ी कई जगह जो है उनका अपना खुद का असर है, तो स्वाभाविक है कि वो एक अपने आप में एक नेता है। लेकिन हमारा उनके साथ कोई कभी 1% भी कोई संघर्ष। मतभेद नहीं, ना संघर्ष नहीं। वो पूरा हम हमारा सम्मान करते हैं और हमें बिल्कुल बड़े भाई की तरीके से उन्होंने हमेशा ट्रीट किया। कभी इस तरीके कौन आप किसने बताई ये बातें मुझे पता नहीं है। अच्छा, आपका सम्मान ना करते हैं ना वो? ना ना ना, बिल्कुल कभी नहीं, आज तक कभी 1% भी हमारी बात नहीं। और डेली हमारी बात होती है। आप कह रहे कि रास्ता कट जाते हैं, हम डेली नहीं बात नहीं, होती है हम डेली लोग एक डेली दूसरे बात से। होती है सर। डेली बात तो इसलिए कहा जाता है कि आपके बेटे यशपाल जी को जब टिकट मिलना था इस बार, तो वीरेंद्र प्रताप जो सामने जिला पंचायत सदस्य आपके खड़े थे, और आपको रामगोपाल जी ने बैठा के आप दोनों लोग को समझाने का प्रयास किया, लखनऊ में कहा जाता है ना, आप पीछे हट रहे थे कि आप भी चाह रहे थे यशपाल को टिकट दिया जाए, और ये वीरेंद्र प्रताप जी भी लगे हुए थे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, कि उनको टिकट दिया जाए इस सीट से। और दोनों लोगों को नहीं शांत हो रहे थे, फिर टिकट थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया, आपके बेटे को टिकट दे दिया गया, फॉर्म भी पकड़ा दिया गया, फिर जो भी विरोध हो रहा था उसको दीप नारायण जी ने शांत करवाया। कहा जाता है पार्टी हाईकमान का हस्तक्षेप हुआ, तब थोड़ा जाकर यहाँ पे बुंदेलखंड के इलाके में सपा में शांति आई। तो नहीं नहीं, ये जो है देखिए आपको गलत। ये बात सही है कि नहीं? रामगोपाल जी ने समझाया था आप लोग को? नहीं, लेकिन उसमें दीप नारायण सिंह जी नहीं थे ना, दीप नारायण जी से का कोई मतलब था। जो लोग जो है चुनाव लड़ना चाहते थे, वो स्वाभाविक है, हर व्यक्ति को चुनाव टिकट मांगने का हक है, वो टिकट मांगा गया, कोई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और टिकट चूँकि हमारे बेटे पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और उनको 80,000 वोट मिले थे, तो स्वाभाविक है क्लेम ज़्यादा बड़ा था कि 80,000 वोट पाके कुछ वोटों से इलेक्शन लूज कर गए थे, तो स्वाभाविक था। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ही उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। और बैठ के बात होना तो स्वाभाविक है भाई, जो पार्टी के दूसरे लोग भी हैं उनके बीच में भी बात हुई, हम भी अब बाद में भी बात हुई, हम तो बराबर बात करना चाहते हैं सबसे। क्या गलत किसी ने आपको ये बता दिया? मतलब यहाँ पे तो ये तो बात सही है ना कि विवाद हुआ था और इससे बातचीत हुई थी, और टिकट हस्तक्षेप पार्टी ने तो किया ना सर। टिकट मांगने का सबको हक है। देखिए हम आपको बताएं, टिकट नहीं, मांगा टिकट गया। इसलिए वीरेंद्र प्रताप जी का जो ये है, इस पे मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, कि वीरेंद्र प्रताप जी का जो इस पे ऑब्जेक्शन है, वो ये कहते हैं कि यार पहले ही हारे हुए हैं यशपाल 2 बार लड़ चुके हैं चुनाव, नहीं, 1 बार, सॉरी 17 में। यशपाल पहले ही लड़ चुके हैं और हारे हुए हैं, क्यों दांव लगाना उन पे? उनके तर्क अब ये वो थे। सबका अपना अपना सोच है, उनका सोच है, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया हम उस निर्णय को मान रहे हैं, खत्म। और झांसी क्षेत्र में टिकट वितरण और दूसरी सीटों पर भी बड़ा झमेला हुआ। सीताराम कुशवाहा सदर सीट से खड़े हैं सपा से, 3 महीने पहले बसपा छोड़ के सपा में गए, और जब सपा में जाते हैं तो टिकट के लगभग 17-18 दावेदारों में से 14-15 में फूट पड़ जाती है, सपा में विरोध करना पड़ता है। तो वहां पे भी कहा जाता है कि पार्टी को हस्तक्षेप करना पड़ा, वरना जो प्रचार देखिए चल रहा है। ये स्वाभाविक सी बातें हैं कि जब पार्टी में कई प्रत्याशी हैं और एक को टिकट दिया जाएगा तो बाकी को समझाना पड़ता है। तो हर जगह पार्टी के पूरे 403 विधानसभा क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना पड़ा होगा, पार्टी को करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी ने टिकट ना मांगा हो। भाई वहाँ हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता जहाँ कोई टिकट नहीं मांगता है। यहाँ जब टिकट मांगे गए हैं, एक एक क्षेत्र से 4-4 लोगों ने, 5-5 लोगों ने टिकट मांगे, तो स्वाभाविक है टिकट एक को मिलेगा, बाकी लोगों को समझाना भी पड़ेगा। चलिए, पार्टी ने समझा दिया, ठीक है। पार्टी का मेरे ख्याल से हिसाब काम भी है कि वो गतिरोध को शांत करे। पार्टी अगर गतिरोध को शांत नहीं कर पाती है तो मुझे लगता है कैसी पार्टी है, कैसी ही पार्टी होगी। आप जब सपा की सरकार थी तो झांसी के बारे में लोग 2-3 चीजें बताते हैं कि अराजकता बहुत थी। मैं कई लोगों से मिला, कल कई लोगों से बातचीत की, ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा। वो कहते हैं झांसी में अराजकता बहुत थी। मतलब यहाँ पे एक मैरी गांव है, लोग उसका जिक्र करते हैं कि मैरी गांव में जो यादव बहुल गांव है, वो इतना आतंक था वहाँ के लोगों का पूरे ज़िले में कि लोग मतलब रास्ता काटने से बचते थे। मतलब और कहा जाता है कि चंद्रपाल सिंह यादव जी से अगर आप मिलेंगे तो पूछिएगा ज़रूर
कि यार आप थे जब इधर इतने पावरफुल नेता थे या मुलायम सिंह यादव परिवार के करीबी थे, तो आपके बारे में ये लोग क्यों कहते हैं कि आपने रोकने की कोई कोशिश नहीं की, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया? क्यों ये बातें क्यों होती सर झांसी क्षेत्र में? देखिए, मतलब मैरी गांव का जिक्र तो सर हर तीसरा आदमी चौथा आदमी कर लेता है बातचीत में। नहीं, ये सही है आपकी बात। वहाँ आपस में विवाद था और वो बड़ी घटनाएं भी हुई, कई लोगों की हत्याएं भी हुई। वो आपसी विवाद है मैरी गांव का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक अराजकता की बात है, देखिए अराजकता की बात तो ये है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के और नीचे तक के भाजपा कार्यकर्ता के पास और कुछ कहने के लिए है नहीं, कुछ बोलने के लिए है नहीं, परफॉर्मेंस कुछ है नहीं, तो स्वाभाविक है कि इस तरीके की बातें करेंगे। अब उनको आज मतलब अराजकता और गुंडागर्दी की बात नज़र आ रही है। अच्छा, अभी 6 महीने पहले पंचायत के चुनाव में लोगों को नामांकन दाखिल नहीं करने दिए गए। आपकी भी लाठी पड़ी थी शायद ना? वोट नहीं डालने दिए गए, जबरन पुलिस ने, प्रशासन ने हस्तक्षेप करके वोट डलवाए। तो इससे ज़्यादा अराजकता क्या हो सकती है? लोकतंत्र की हत्या हुई, इससे ज़्यादा अराजकता क्या हो सकती है? ये तो इन्होंने सबको मात कर दिया। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के नीचे के भाजपा कार्यकर्ता केवल एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि उनको और कुछ कहने के लिए है ही नहीं। तो अराजकता, गुंडागर्दी, इस तरीके की बातें करते हैं। आपको भी मैं खबर पढ़ रहा था सर कि आपको और आपके हाँ, समर्थकों को लाठीचार्ज हुआ था। थोड़ा लाठीचार्ज हुआ था। क्या घटना थी सर? वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए प्रशासन और भाजपा के लोग मिलकर के हमारे प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल नहीं करने दे रहे थे। हम लोग नामांकन दाखिल कराने खुद गए थे कि हम लोग नामांकन दाखिल कराए थे, फिर कराए थे। हुआ था, ठीक है। एक घटना है सर छोटी सी, मुझे लगता है आपसे बात कर लें। आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था एक तहसीलदार के साथ बातचीत में। तहसीलदार का नाम था गुलाब सिंह, और कहा जाता है कि उन्होंने कोई ट्रैक्टर पकड़ लिया था, और फोन पे जो बातचीत हो रही है उसमें एक आवाज है तहसीलदार की और एक आवाज है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो चंद्रपाल सिंह यादव जी की आवाज है। जी जी, है ना? आवाज आपकी की थी सर? हाँ हाँ, बिल्कुल हमारी थी, और ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। मानते हैं आप ऑडियो पर? और वो ट्रैक्टर पकड़ लिया गया। ट्रैक्टर पे वो व्यक्ति कह रहा है कि सर अवैध काम हो रहा है, सर सरकार की छवि खराब हो रही है। सरकार तो आप ही की थी उस समय, आपकी पार्टी की हमारी थी। सरकार थी। हाँ, और प्रदेश में सरकार की छवि खराब हो रही है सर, हम सरकार के नौकर हैं। आपका जवाब आता है वो जो पकड़ा है उसे छोड़ दो और 24 घंटे में तुमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 24 घंटे में मैं सबक सिखाऊंगा। और मात्र 24 घंटे के अंदर तहसीलदार गुलाब सिंह का ट्रांसफर हो जाता है। फिर आपने ऑडियो सुना नहीं है इसके माने। ऑडियो में हमने ये कहा था, वो तहसीलदार पैसे मांग रहा था, ट्रैक्टर छोड़ने के पैसे मांग रहा था। हमने उसको यही कहा था कि भाई इसको, आपने ये भी कहा था कि पैसा लेकर ट्रैक्टर छोड़ दोगे अभी। हमने यही कहा था कि अगर ये, हमने जब उसको कहा कि यार ये ट्रैक्टर जो है आपने पकड़ लिया, सुबह की बात है, ट्रैक्टर पकड़ लिया, इसको गरीब आदमी है, उनको बेचारों को कोई जाने दीजिए, कोई वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो गैर कानूनी काम कर रहा था। तो हमने उनको कहा कि अगर पैसे दे दे तो गैर कानूनी नहीं है, और अगर पैसे ना दे तो कानूनी आप जो है बताएंगे उसको। अब चलिए, हमने कहा हम देखते हैं, ऊपर शिकायत करते हैं। तो हमने शिकायत की थी कि जो आदमी पैसे लेकर के ट्रैक्टर चलवा रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो बात सही पाई गई, जिससे जिलाधिकारी से जांच कराई गई, उनका ट्रांसफर हुआ था। उसमें ये अमूमन बात है, कोई इतनी बड़ी घटना थोड़ी है। अच्छा, आपके किसी करीबी का ट्रैक्टर नहीं था वो? ये जो बात होती है? नहीं, किसी आदमी ने हमसे वो टेलीफोन करके कहा था कि ये हमको पैसे मांग रहे हैं और ट्रैक्टर हमारा पकड़ लिया है। तो हमने कहा हमारी बात करा दीजिए। तो फिर हमने बात की थी उनसे, और इस तरीके की बात हुई, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, सर आपके बारे में एक चीज़ और कही जाती है क्षेत्र में कि चंद्रपाल सिंह यादव नेता बहुत बड़े होंगे, लेकिन उससे बड़े सहकारिता जो मूवमेंट है उसके नेता हैं वो।
नहीं, सही सही है। हमारा लगाव कोऑपरेटिव मूवमेंट से शुरू से है, और हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट में भी एक कार्यकर्ता से की हैसियत से काम शुरू करके हम नेशनल लेवल पे नेशनल क्या सर, विभिन्न इंटरनेशनल लेवल पदों पे? पे रहे। अभी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के भी हम चेयरमैन चुने गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है जो गरीब से लेकर के खेत खलिहान तक और बड़े इंडस्ट्रीज में भी सब जगह कोऑपरेटिव मूवमेंट की अपनी कब से पहुंच क्रिप्को के है। चेयरमैन कब तक रहे सर, कब से कब तक? हम कई बार रहे हैं, कई बार बीच बीच में रहे हैं, बीच में दूसरे भी रहे हैं। ये चलता रहा। क्रिप्को के रहे, हम एनसीयूआई के चेयरमैन रहे, हम नाफेड में भी रहे, हम कई संस्थाओं में रहे हैं, अच्छा। कई संस्थाओं में रहे। सहकारी संगठनों की अभी क्या स्थिति है सर देश में? कम सहकारी संगठन बेहतर है, बेहतर है पहले से? बेहतर है, पहले से काम कर रहे हैं, और नेशनल लेवल पे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, नेशनल लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं। क्या इस पे किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? ये तो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, जो उनके शेयर होल्डर हैं, जो लोगों के लिए जुड़ करके काम कर रहे हैं, श्रेय उन्हीं को जाता है। आप क्या गेस्ट हाउस कांड जो था उसमें आप थे वहां पे सर? हाँ, हमारा नाम आया था, नाम आया था, ये सही है। लेकिन आप थे कि नहीं वहां? नहीं, हम मौके पे नहीं थे, लेकिन नाम हमारा भी आया था क्योंकि उसमें। मैं आजमगढ़ के जो रमाकांत यादव जी हैं, सपा के वो भी बड़े नेता हैं, तो मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था पिछले महीने। तो रमाकांत यादव जी से भी मैंने पूछा कि आप थे वहां पे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम थे, और फिर उन्होंने कहानी बताई। और फिर मतलब वो अजीब तरीके की बातें करने लगे कि मायावती बताइए साड़ी बोलती हैं, साड़ी फाड़ दिया, कभी साड़ी पहने देखा उनको, वो हमेशा सूट पहनती हैं। अब ये तो वो सब उनकी बातें हैं, लेकिन आप नहीं थे वहां पे। नहीं, हम मौके पे नहीं थे जब घटना ये हुई। वो कोई घटना हुई नहीं थी, वो तो बनावटी घटना थी सारी की सारी। वो सत्ता की लड़ाई थी, और भारतीय जनता पार्टी मायावती के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती थी। उन्होंने मायावती को मोहरा बनाया, और माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार गिराई, और उनके नेतृत्व में सरकार बनाई। केवल खेल ये था, सत्ता का खेल था, ये तो सब प्रोपेगेंडा है। चलिए, आखिरी सवाल, आप मतलब छोटा ही सा सवाल है, आपके बेटे पे केस दर्ज हो गया क्रिकेट किट बांटने को लेके। वो पुरानी घटना थी, पुराने भाई, वो अक्सर उनका एक अपना एनजीओ है उसके माध्यम से वो काम करते रहते हैं। लंदन से पढ़े हैं वो? हाँ, कोरोना के दौरान भी उन्होंने बहुत लोगों की मदद की, तमाम दवा बांटी, ये बांटा। तो इसी वजह से वो खेल के लिए वो पिछले बार एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराया था, जिसमें अपने नेशनल और इंटरनेशनल के क्रिकेटर आए थे। अच्छा। हाँ, तो वो किट वगैरह बांटते रहते। तो पुराना फोटो था, किसी ने अपना डाल दिया कि साहब ये क्रिकेट की किट बांट रहे हैं, उन्होंने अपना एक कर लिया था। लेकिन जांच हो रही है, उसकी जांच पता लग जाएगा उसमें क्या। सर एक चीज आखिरी सवाल में पूछ लूं आपसे। लोग पूछते हैं कि सपा की सरकार मान लीजिए अगर आ गई सूबे में फिर से, तो क्या सपा के जो बड़े नेताओं के संरक्षण में समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी युवजन सभा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष, ये सब जो होते हैं, थानों में जाकर पुलिस वालों से सीधे डील करना, ये समय की घटनाएं थी सर, मतलब कई पुलिस अधिकारी ही बताते हैं। नहीं, क्या ये फिर से होगा? नहीं, ना पहले भी था, ना अब भी होगा। कोई जो हमारे यहाँ आज की तारीख में ज़्यादा हो रहा है, हमारे यहाँ जो प्रशासन कर रहा था वही प्रशासन के ईमानदारी से लोगों की काम किया, ईमानदारी से लोगों की सेवा करने का काम। ये बॉर्डर एरिया है, और मैं आज सुबह से घटना सुन रहा हूँ कि एमपी पुलिस शायद यहाँ पे। हाँ, ये इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ का प्रशासन भी बहुत इंटरेस्टेड होकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मदद कर रहा है। और बगल में हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का प्रशासन भी लग करके मदद करने का काम करता है। कैसी मदद सर? अब शासन, पुलिस की मदद, पुलिस अभी हमारे कार्यकर्ता को रात में उठा करके पहले तो उसका जबरन उसकी गाड़ी में फायरिंग भी की, गोली भी मारी, और उसके बाद जो है पकड़ के ले गए। तो पता लगा कि वो वहाँ बंद है, रात भर ढूंढा, पता लगा अभी सुबह पता लग रहा है कि एमपी में बंद है। तो ये सब कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं।
चलिए, मुकाबला तो ये थी चंद्रपाल सिंह यादव जी से हमारी बातचीत, और आपको कैसी लगी ये बातचीत हम ज़रूर जानना चाहते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।